नमस्कार, नीलम जी का नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है। स्वागत है नीलम। अ, धन्यवाद। आपके पेज पर हम एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके साथ और दर्शक सोच रहे होंगे आज हम क्या करने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि आज हम नीलम की लेटेस्ट बुक मेरे मन का मस्त परिंदा इस पर चर्चा करेंगे और इसकी कविताओं को सुनेंगे नीलम के द्वारा और इसी कविताओं के बारे में बात करेंगे। कुछ और भी बातें होंगी और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। नीलम जी को सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं एक फॉर्मल परिचय मैं आप सबके सामने देना चाहूंगी नीलम का। नीलम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, आप सभी जानते हैं, कोलकाता में आजकल पोस्टेड हैं। अभी तक इनकी 78 बुक्स प्रकाशित हो चुकी हैं। आप सुप्रसिद्ध लेखिका हैं, कवित्री हैं, साहित्यकार हैं, संपादक हैं और बहुत कुछ हैं। पेंटिंग भी करती हैं, कुकिंग का भी शौक रखती हैं, गाने भी गाती हैं और क्या नहीं करती, बस आप नाम लें। आप विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित हैं, जिसकी लंबी लिस्ट है, जो मैं सारे नाम आज फिर से नहीं लेना चाहती। फिर भी कुछ मुख्य जो इनको मिले हैं, फोर्ब्स मैगजीन में आपका नाम है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड्स रिकॉर्ड्स में आपको शामिल किया गया है, विभिन्न राज्यों, सरकारों एवं संस्थाओं द्वारा आपको सम्मानित और पुरस्कृत किया गया है और इन पुरस्कारों की श्रृंखला अभी भी जारी है और हमारी शुभकामनाएं कि आपको और भी बहुत बड़े-बड़े पुरस्कार मिले। नेशनल लेवल के पुरस्कार मिले जो साहित्य के उच्चतम पुरस्कार से आपसे शोभित हों और हम सबका नाम रोशन करें। तो स्वागत है नीलम जी और हमारे साथ कई लोग जुड़ गए हैं, तो मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगी ये पुस्तक जिसका नाम है मेरे मन का मस्त परिंदा। इसमें एक खूबसूरत सा परिंदा आपको दिख रहा होगा, बड़ा क्यूट सा है। इस पुस्तक का विमोचन मुंबई के सुप्रसिद्ध एनसीपीए में हुआ था पिछले महीने और आज हम इस पुस्तक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो नीलम, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि इसका जो कवर पेज है ये किसने बनाया है। ये बहुत ही सुंदर कवर पेज है और बड़ा मस्त सा है। जो इसका शीर्षक है वैसा ही ये दिख भी रहा है। तो कुछ उसके बारे में बताएं, उस कलाकार के बारे में और इस पेंटिंग का आइडिया कैसे आया। देखिए, एक यंग लड़की है जो कि 21-22 साल की होगी। वो एनआईडी से पढ़ रही थी, तो उसने हम्म। मुझे किसी के थ्रू अप्रोच किया कि जो है यानी आप उसको जानती है जिसके थ्रू अप्रोच किया, वंशिका रस्तोगी के थ्रू मुझे अप्रोच अच्छा किया। अच्छा, ओके। उसकी फ्रेंड है और उसने हम्म। कहा कि मैं आपके किसी कवर पेज को डिजाइन करना चाहती हूँ। तो तब मैं ये किताब पे काम कर रही थी, तो मैंने उसको हम्म। दे दी। तो उसने 2-3 डिजाइन तुरंत बना के दे दी और मुझे तो अरे अच्छी वाह। लगी। और जैसे कि लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप का एम है, जिसमें आप, मैं और हम्म। सभी लोग साथ देते हैं। हम लोग यंगस्टर्स को तो सबसे पहले आगे करते हैं। तो बिल्कुल तब मुझे बिल्कुल। ये फिक्र नहीं थी कि वो कैसा बनाएगी। मुझे लगा जो बनाएगी मैं कर दूंगी। पर अरे वाह। मैंने देखा कि उसने बहुत खूबसूरत बनाया था। सच में बहुत अच्छा बनाया है। मेरे मन का मस्त परिंदा और इसमें आपने नाम भी बहुत अच्छा दिया। हमारे साथ अनूप जलान जी और अपर्णा दी जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैंने जब ये पुस्तक पढ़ी कुछ ही दिन पहले मुझे ये मिली है हालांकि पीडीएफ मेरे पास था। तो जो मेरा अनुभव रहा इस पुस्तक का, ये किताब मुझे आपकी अन्य किताबों से, अन्य कविताओं से थोड़ी सी अलग लगी। हम्म। अब आप सोचोगे कि कैसे। हाँ, बिल्कुल बताएं कैसे। ये इसमें जो कविताएं हैं वो एकाकीपन की कविताएं हैं। हम्म। एकाकीपन ये जो अपने को, आपको परिभाषित करती हैं। ये अकेली तो है पर उदास नहीं है और ये मन की बात कहती हैं, आपके मन की बात। ये ज्यादातर
ज्यादातर कविताओं में, या मतलब 90% कविताओं में ये दुनिया की बात नहीं करती, ये अपनी बात करती हैं। और विभिन्न पलों से गुजरती हुई जीवन की कहानी कहती हैं। विभिन्न पलों मतलब आपकी उम्र के विभिन्न पड़ावों से शुरू होती हुई बचपन की, आपके मैरिज की, आपकी नौकरी के समय की, आपके अभी वर्तमान समय की, आपकी क्या मनस्थिति रही, आप क्या उस समय सोचती थी, आपके मन में क्या चलता था, ये वो बताती है ये किताब। मैं सही हूँ या गलत? बिल्कुल सही। तो नीलम को जितना अच्छा मैं समझती हूँ, शायद हाँ बहुत लोग समझते होंगे, मैं भी अच्छा समझती हूँ, मैं यही कहूंगी। नहीं, काफी अच्छा समझती हैं आप। तो मेरे साथ आशा भी जुड़ी हुई है, जो कह रही है सच में कवर पेज बहुत ही सुंदर है। सुंदर तो है, क्यूट है और मस्त है। तो नीलम, जैसे मैंने बताया कि ये आपकी बात करती है ये किताब, ये समाज की या दुनिया की बात नहीं करती है, मतलब ये अपने लिए लिखी गई किताब है। तो सबसे पहली कविता जिसने मुझे अट्रैक्ट किया और मैं उसके बारे में आपसे पूछना चाहूंगी, ये शुरुआत की कविता है, वो अफसाना। वो अच्छा। अफसाना क्या है? पेज नंबर 74। ये वाकई बहुत ही पर्सनल कविता है। ये मेरी बेटी के संगीत में मैंने पढ़ी थी। तो ये इसमें अच्छा, पूरी हमारी जिंदगी का सार है। जी जी। अब ये सार हम अगर आप चाहें तो हम अपने दर्शकों को भी सुना दें। बिल्कुल। बिल्कुल, स्वागत है आपका। चलिए, पेश है वो अफसाना। हम्म। नौकरी के सफर ने जिंदगी को भी बंजारा बनाया। न जाने कौन कौन सा मंजर आंखों को दिखाया। पंजाब से आते जाते कितनी बार टकराई हूँ। एक कहानी है ऐसी जिसे कभी नहीं भुला पाई हूँ। शादी नई नई थी, हनीमून से लौट रहे थे हम। पड़े जब चंडीगढ़ की धरती पर हमारे कदम। हम में से कोई बोला चलो पिक्चर देखी जाए। तुरंत सेक्टर 17 की ओर कदम बढ़ाए। थिएटर मेरा हम नाम था, थोड़ा सा मुस्कुरा दी। पिक्चर भी कुछ ऐसी कि देखने की तमन्ना बहुत थी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे नाम खास था। उस वक्त दोनों को आ रहा राज था। हम्म। विज्ञापन शुरू हुए। हम खोए थे अपने ही चलचित्र में। ज्यादा लोग भी नहीं थे हमारे इर्द गिर्द में। तभी इठलाती हुई काजोल जाने कहां से आई। शाहरुख का दिल बाद में पहली हमारी बारी आई। नाम था बढ़िया है। सिमरन। हम्म। नाम था सिमरन। दोनों को नाम से मोहब्बत हो गई। नामो निशा भी नहीं था पर उस नाम की बेटी हो गई। नाम था सिमरन, दोनों को नाम से मोहब्बत हो गई। नामो निशा भी नहीं था पर उस नाम की बेटी हो गई। सोचते रहे पूरे 6 से 9 तक बस यही हम। जब भी हो बेटी ही हो और उसका नाम हो सिमरन। वाह। सोचते रहे 6 से 9 तक बस यही हम। जब भी हो बेटी ही हो और उसका नाम हो सिमरन। 2.5 साल बाद जाकर वो मौका भी आया। सोचने को कहा गया पर कोई और नाम न भाया। पंजाबी नाम है, किसी ने हम पर कसा ताना। मेहंदी लगा कर रखना, हम तो गाते रहे यही गाना। गाना। सिमरन में फिर बस गया हमारा संसार। देखा नहीं फिर कभी नदिया के उस पार। याद जब भी आती है आंखें गीली हो जाती हैं। उसकी प्यारी प्यारी हरकतें अब भी लुभाती हैं। उस सिमरन को राज मिला था, हमारी सिमरन को मिल गया हंसराज। मेरे वाह। दामाद का नाम है सागर हंसराज। तो उस सिमरन को राज मिला था, हमारी सिमरन को मिल गया हंसराज।
शुरू हो गई फिर से एक नई कहानी, व्हेन सिमरन मीट्स राज। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और दोनों खूब खुश रहें। और अब वो नदिया के पार की, अब तो समुद्र के पार चली गई है। जहाँ की कहानी थी वहीं पहुंच गई है। तो बहुत बढ़िया कविता। और हमेशा खुश रहें दोनों, यही आशा और विश्वास है और आशीर्वाद है। नीलम, जैसा कि आप ये आपने 47 काव्य संग्रह आपके ऑलरेडी प्रकाशित हो चुके हैं, ये 48 थे? एक्चुअली ये जब बायो लिखा गया था तब 47 थे, फिर एक और हो गया, तो अब मेरे 50 हो गए। बताइए भला, 50 काव्य संग्रह! मतलब कि जरा सा आपने मिस किया तब तक एक किताब आपकी आ जाती है। तो बहुत अपडेटेड रहना पड़ता है आपकी संख्याओं के बारे में। तो मेरा सवाल है आपसे कि आपने जब पहली कविता लिखी वो, और अब की कविताएं, आपको कौन सी अच्छी लगती है? क्या आप सोचते हैं कि पहली कविता से बहुत प्रोग्रेस हुई, लिखना बेहतर हुआ, अभी की अच्छी हैं, या पहले की कविताएं? आपको कौन भाती है? देखिए, कविता समय की कहानी होती है, तो उस समय आप क्या महसूस कर रहे हैं। कहानी में तो अक्सर आप पात्र बदल देते हैं, जब तक वो मेमोयर ना हो आप पात्र बदल देते हैं और पात्रों की कहानी लिखते हैं। बट हम्म। कविताएं अधिकतर, यानी एटलीस्ट जैसे इस काव्य संग्रह में भी, जबकि अब मैं 50 काव्य संग्रह लिख चुकी हूँ, फिर भी 70-80% तो कविताएं खुद की है, खुद जो महसूस करते हैं वही है। तो समय के अनुसार इनका रूप ढलता रहता है, जैसे बदलता रहता है, ढलता नहीं बदलता रहता है। जैसे मैं शायद शुरू में 6th-7th में लिखती थी, तो शायद शुरू तो ऐसे ही कुछ की गई होगी, माँ की तारीफ करते हुए, भाई बहन की तारीफ करते हुए, टीचर की तारीफ करते हुए, या तब अपने मन में कोई खुशी गम होगा उसको जतलाते हुए, या कुछ मेरी एक्चुअली शुरू से ज्यादा मोटिवेटिंग कहानी कविताएं नहीं है, तो मोटिवेशन हरदम एक हिस्सा रहा था और मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए कविताएं एक्चुअली लिखा करती थी। तो काफी जी। सारी कविताएं मोटिवेशनल ही हुआ करती थी। पर हम्म। अब वो क्या पड़ जाती है, अब हम्म। जिंदगी के राज और समझने लगते हैं, तब तो बस एक ये रहता है, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब ये हो जाता है कि नहीं, हमको पता है हमने क्या कर लिया, और क्या करना है वो तो मेरा खत्म नहीं होता और शायद मरते दम तक नहीं होगा। बट जो है, एक हम अलग नजरिए से देख पाते हैं। जैसे इसमें एक कविता है बुद्ध बनने से पहले, या एक कविता हम्म। है मौत। तो ये हम्म। सब मैं शायद तब नहीं लिख सकती थी जब मैं हम्म। बच्ची थी। तो समय के अनुसार निखरती भी है, पर उस समय के लिए वो कविता सबसे खूबसूरत कविता होती है। तो अभी के समय के लिए अगर आप उस कविता को पढ़ें तो आपको क्या महसूस होता है? उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, कुछ में तो बचपना झलकता है। झलकता अब है। एक कविता थी जिसमें लिखा था, माई हार्ट इज एकिंग, माई माइंड, माई आईज आर वीपिंग, और वो एग्जाम क्यों आ रही है, वो इस तरह की एक कविता थी, तो उसको पढ़ के हंसी आ जाती है। पर कहीं कहीं जो नहीं छोड़ने वाली, जो किसी चीज से हार नहीं मानने वाली एक मेरी हम्म। ट्रेट रही है, वो हम्म। अब मुझे कविताओं के जरिए अपनी जिंदगी में समझ में आती है। जैसे हम्म। मैंने अपनी एक जो अच्छी कविता लिखी थी, जो मुझे बहुत पसंद है, वो भी हम्म। ऐसी कुछ कि वो अंग्रेजी, शुरू में मैं अंग्रेजी में ज्यादा लिखती थी, तो उसमें भी कुछ ऐसा था कि ये जितनी भी मुश्किलें हैं ये मुझे हरा नहीं सकती, और मुझे तो आगे बढ़ना ही है। अच्छा, वाह। तो मुझे लांघना है ये सारे, और इसके लिए मैं सारा हिम्मत जुटा रही हूँ। तो हम्म। वो ट्रेट शायद कॉमन रही है। कभी कभी हारती हूँ जिंदगी से, कभी कुछ मुश्किलों से गुजरती हूँ, लगता है कि इससे बाहर कैसे निकलेंगे, पर फिर निकल जाती हूँ। बिल्कुल। और जैसे मैंने पहले भी कहा है, और अब सब लोग जानते हैं कि जिंदगी सीधी लकीर पे कहाँ चलती है कभी। उतार चढ़ाव तो सबकी जिंदगी में होते हैं, आप उसको कैसे टैकल करते हैं, जीवन ऐसे ही परिभाषित होता है और उसी से निखरता है।
तो आप तो हर चीज़ में पॉज़िटिविटी देख लेती हैं, इस पर हम बाद में आएँगे। पहले अभी लिखने की बात हो रही है, तो मेरा अगला सवाल है इस पे कि इतनी कविताएँ लिखने के बाद, लगातार लिखने के बाद, कभी ऐसा होता है कि कोई शून्यता की स्थिति आई हो कि नहीं अब किस विषय पर लिखें? शायद नहीं। यानी मुझे ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ। जब लोग राइटर्स ब्लॉक वगैरह की बात करते हैं हुँ, तो मुझे हुँ। ऐसा कोई राइटर्स ब्लॉक जैसी चीज नहीं क्योंकि मैं कविता लिखना है, पुस्तक प्रकाशित करना है, इसलिए नहीं लिखती। मैं हुँ, इसलिए हुँ। लिखती हूँ कि एहसास है। और एहसास है, और एक कवि एहसासों को क्या करेगा, वो तो कागज पे ही उसको रूप देगा। या आजकल जैसे मैं लैपटॉप पे देती हूँ, वो टाइप करके ही खुशी मिलेगी। हुँ, तो हुँ। वो कविता तो बननी ही है। और कविता भी कभी कविता लिखती हूँ, कभी कहानी लिखती हूँ, कभी कुछ नहीं भी लिखती हूँ, पर हर स्थिति में खुश रहती हूँ। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर अभी मुझे लिखना है तो मेरे पास विषयों की कमी है, क्योंकि मैं पढ़ती बहुत हूँ तो विषय तो ऐसे ही आ जाते हैं। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो सोचते हैं। जैसे अभी मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, जो चित्रा बनर्जी करुणी की है। तो ओके। उसमें द्रौपदी की नजर से पूरी महाभारत को लिखा है उन्होंने, अच्छा। रिटेलिंग। हुँ, हुँ। तो अब वो पढ़ रही थी तो मैं उस विषय पे ही 4-5 लिख दी कविताएं, क्योंकि आपके भी उस पे अपने विचार होते हैं। और हुँ। तो मुझे विचारों की या विषयों की कभी कमी नहीं रहती। अ, मेरा मानना है ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि लिखने के लिए बहुत पढ़ना चाहिए। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी इसके बारे में कि मान लीजिए आप किसी लेखक को बहुत पढ़ रही हैं, कोई सुप्रसिद्ध लेखक है जो आपका फ़ेवरेट है और आपको उसकी कविताएँ बहुत पसंद है या लेखन उसका बहुत पसंद है। आप सीख रही हैं लिखना उसको पढ़ के। तो ऐसा नहीं होता कि आप उसी की तरह लिखने की कोशिश करती हैं? नहीं, एक मेरी कॉपी या कुछ उस तरीके का होता है, लिखने की पद्धति हो सकता है कि अलग हो, लेकिन क्या विचार रिपीट नहीं होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब विचार मेरे मेल नहीं खाते तब मैं कविता लिखती हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये अच्छा ये तब ठीक है कि जब आपके पास विचार नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, किस पर लिखा जाए, देन यू रीड कि आपको उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। लेकिन अगर आप में खुद में मौलिकता इतनी है और आप में विचार इतने हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती पढ़ने की। और पढ़ के लिखना और अपने से लिखना बहुत डिफरेंट होता है और वो अलग दिखता है। आप क्या कहते हो इस पर? देखिए, दो इसमें मेरे विचार हैं। पहला चीज है कि पढ़ना तो कभी ना कभी बहुत चाहिए। कुछ लोग बचपन में बहुत पढ़ लेते हैं, जैसे जैसे लोग हैं कि एक जमाने में मुझे याद है कि जब मैंने पहली नौकरी ज्वाइन की थी तो मैं महीने में 10 किताबें पढ़ा करती थी। तो कभी ना कभी जिंदगी में बहुत पढ़ना चाहिए, तो आपके विचार बहुत अच्छे आते हैं, आपको समझ में आता है कि किस तरह करना। जैसे अभी मैं एक और पुस्तक की ओर बढ़ रही हूँ, तो उसको हम्म। आज मैंने 6ठी बार एडिट किया है। हाँ, और मैं, वो ठीक है। हाँ, तो हमारी अपनी पद्धति बनती जाती है, हमारी शैली बनती जाती है। और हम्म। वो इनडायरेक्टली बनती है। यानी अगर मैंने कोई बुक 6th में पढ़ी है तो उसको मैं कॉपी तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अभी तक भूल गई हूँ। पर उस समय मेरे जो कुछ बना कि इसने ये लिखा तो मेरे को ज्यादा अफेक्ट किया। और इसकी किताब हालांकि बहुत फेमस थी, पर मैंने पढ़ी तो मुझे तो इसमें कुछ मजा ही नहीं आया। तो इस तरह के विचार मेरे बनने लगते हैं। और तो उस तरह से आप कह सकती हैं कि प्रभावित करती हैं किताबें, कि लगता है कि हाँ, आपको किन थीम्स पे लिखना चाहिए। जैसे अभी मैंने एक ट्राई किया है जो कि प्रूफ रीडिंग में चल रही है पुस्तक। वो मैंने हम्म। यंग एडल्ट्स के लिए फैंटेसी बुक लिखी है पहली बार। अच्छा। तो यानी ये
अलग है, किसी भी इसको कॉपी नहीं करती है, पर हम्म जो मैंने अपने इमेजिनेशन से कुछ एक दुनिया रच दी है, पूरी की हम्म पूरी दुनिया। और उसमें कुछ है टीनेजर्स, यंग एडल्ट्स जो कि जाते हैं, लड़ाई करते हैं, तो पूरा फिक्शनल वर्ल्ड है। तो फिक्शनल वर्ल्ड, फैंटेसी वर्ल्ड, इस पे मैंने पहली बार कोशिश की, तो ये तो मैंने कभी नहीं पढ़ी थी। बहुत साल तो पहले ये एक बहुत अच्छी होगी, इसमें बहुत मौलिकता होगी और ये बड़ी यूनिक सी किताब होगी, इंटरेस्टिंग होगी। मुझे तो लग रहा है कि हाँ। यूनिक है। हम्म। और क्योंकि वो मैं पहली कहीं बार। ना कहीं इसको बहुत पढ़ के और बहुत सीख के लिखने में के फेवर में, मुझसे बहुत ये बिल्कुल एक अनवांटेड ओपिनियन है, पर मेरा है तो जी, अनपॉपुलर ओपिनियन, जी, अभी आप अनपॉपुलर मैंने ओपिनियन जो कहा जाता है वो है, लेकिन है तो है। अ, नहीं, इसमें मेरे दो पहलू हैं। एक तो ये है कि जब आप लिखते हैं आपको पता चलता है विचारों की दुनिया कितनी बड़ी है, और किस प्रकार की कविताएं या कहानियां आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं, और उसमें क्या यूनिकनेस होनी चाहिए जो आप लिख रही हैं या लिख रहे हैं। तो वो एक पहली चीज है। पर दूसरी चीज ये भी है, कई कई लोग इतना पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ लेते हैं कि वो लोग सिर्फ वो उसके ग्रामर और स्टाइल और आजकल का जो फॉर्मेट है उसमें बंद के रह जाते हैं, और वही उनको मेरा लगता है कहने का मतलब था, हाँ, कि एक सेट तो ऑफ फ्रेम है, उसमें वो अपने शब्द डालते रहते हैं, तो वो बड़ा रिपीटिशन सा लगता है। हाँ, तो दोनों के बीच की कई नदी होनी चाहिए हाँ। जिसमें आप, यानी मैं तो एटलीस्ट, और आपको भी मैंने देखा, और अपने ग्रुप के ज्यादातर लोगों को जिनको हम जानते हैं, हमने देखा है कि वो लोग सब मोस्टली जो है जो लिखते हैं वो किसी को कॉपी करते हुए नहीं लिखते हैं, पहली चीज, ज्यादातर अच्छे लोग हमारे ग्रुप के। और जो लिखते हैं वो उसमें कुछ अलग चीज आती है, ये धीरे धीरे आती है। ये भी बात सही है कि जो अभी लिखना शुरू करेगा वो शायद उस स्टेज तक, जिस स्टेज तक कोई वरिष्ठ कवि है, वो पहुंचने में शायद 10 साल लगे। पर कुछ के अनुभव ऐसे हो सकते हैं कि वो 2 दिन में पहुंच जाए। हाँ एक बार बिल्कुल। साहित्य अकादमी में मैं गई थी, तो एक वो हमारे जो चेयर थे उन्होंने ओपन कर दिया कि जिसको कविता सुनानी है सुनाए। तो एक हम्म 10th क्लास का बच्चा था, यानी मुझे बाद में पता चला वो 10th क्लास का, छोटा तो लग ही रहा था। हम्म उसने इतनी जबरदस्त कविता सुनाई कि मुझे लगा क्या कविता लिखी है। तो उसको तो मेरे जैसा एक्सपीरियंस नहीं है उम्र का, परंतु उसने लिखी तो बहुत बढ़िया थी। तो डिपेंड करता है कि आपके अनुभव क्या है, या तो आपको अनुभव होना चाहिए जिंदगी का, या जिंदगी में कुछ पढ़ा होना चाहिए, या कुछ तो होना चाहिए, तब आप लिख सकते हैं। अगर विचार नहीं है, आपके इमोशंस नहीं है, तो कविता कविता कैसी। बिल्कुल, फिर वो ग्रामर ही होती है। जी। अच्छा, तो अब हम थोड़ा सा माहौल को बदलते हैं और सुनते हैं आपसे एक कविता। अभी आप बात कर रही थी माइथोलॉजी की, तो इसमें आपने एक कविता उसमें लिखी हुई है, पांचाली करके। तो हाँ, हम हाँ, हमें खुशी होगी अगर ये कविता आप हम सबको सुनाएंगी तो। बिल्कुल। यानी ये एक कैरेक्टर है पांचाली, जिसको कि कुछ लोग द्रौपदी भी कहते हैं, पर वो खुद को पांचाली कहलाना पसंद करती थी। तो हम्म वो जो कंडीशन है समाज की, वो तब भी थी, आज भी है। तो इसलिए ये कैरेक्टर हरदम लाइव ही रहता है। तो हम्म। इसलिए ये कविता मैं पेश करना चाहूंगी। मत घबराओ पांचाली। मत घबराओ पांचाली, मैं आ रहा हूं। भ्राता हूं तुम्हारा, भ्राता। पल भर में उन कौरवों को सबक सिखाने वाला हूं। मत घबराओ पांचाली, मैं आ रहा हूं। भूल गई क्या तुम कि जब मेरी उंगली से बहे जा रही थी रक्त की अविरल धार, किसी ने भेजा काम करने वालों को कपड़े के लिए, कोई खुद भागा लाने उसे उस पार। पर तुमने अपनी साड़ी के टुकड़े से बांध दी थी मेरी उंगली, और तुम अब सोच रही हो कि तुम अकेली हो, ओ बहन पगली। हम्म। मत घबराओ पांचाली, मैं आ रहा हूं। मैं स्वयं भी घबराया हुआ हूं पांचाली।
कोई दुनिया किस ओर जा रही है, छल से बने ये राजा भी आखिर राजा ही तो है, फिर तुम पर ये कैसी अफवाह आ रही है। जब राजा ही ऐसा कुकर्म करने वाले हों तो बेचारी प्रजा का क्या होगा। औरतों का ये संताप देखकर सभी को पीढ़ियों तक रोना होगा। मत घबराओ पांचाली, मैं आ रहा हूं। नारी को रचा गया था ब्रह्म द्वारा जग पर प्रेम बरसाने के वास्ते, न जाने क्यों और कब अलग हो गए उस जग के रास्ते। क्यों नारी को आदमी सोचने लगा है जैसे वो हो कोई वस्तु भोगने की। दिल मेरा आज कितना तड़प रहा है, शर्म आ रही है आज माधव होने की। मत घबराओ पांचाली, मैं आ रहा हूं। देखो पांचाली, मैं आ गया हूं। अब ये कौरव तेरे शरीर तक नहीं पहुंच पाएंगे, समझ जाएंगे वो सारे चरित्रहीन। आज उनके पाप के घड़े फूट जाएंगे। तुझे निर्वस्त्र करना चाहने वाले हार कर खुद निर्वस्त्र हो जाएंगे। और तुझे बताना चाहता हूं पांचाली, वो जल्द ही मिट्टी में समा जाएंगे, वो जल्द ही मिट्टी में समा जाएंगे। तो ये थी मेरी कविता, मत घबराओ पांचाली। बहुत ओजपूर्ण और बहुत अच्छी कविता। हमारे साथ गायत्री जी जुड़ी हुई हैं, वो लिख रही हैं कि शब्द संयोजन सराहनीय। वाह, बिल्कुल बहुत अच्छी और बड़ा सजीव चित्रण है उस घटना का और बहुत सुंदर आपने लिखा। हमारे साथ सुरेखा भी जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और अब हम आते हैं आपकी अगली कविता जिसने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया। पेज नंबर 191 पे 92 नंबर की कविता है ट्रांसप्लांट। ओके ओके। ये ट्रांसप्लांट वाली कविता आपकी आज्ञा हो तो ये मैं खुद पढ़ना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल रेनू। थैंक यू। तो ये कविता है ट्रांसप्लांट, नीलम जी के द्वारा लिखित। अभियंता हूं, अक्सर देखा है नूतनीकरण के लिए पेड़ों का ट्रांसप्लांट। नूतनीकरण के लिए पेड़ों का ट्रांसप्लांट देखा है लोगों को खुश होते कि पेड़ वापस हरा हो गया। पर मैं औरत भी हूं, पास जाकर छूती हूं इन पेड़ों को, महसूस करती हूं उन नम टहनियां जो अपने हरे फूलों और पत्तों को खोने के एहसासों को छुपाना तो चाहती हैं पर छुपा नहीं पाती एक औरत के दिल से। तबादलों से मैं भी तो टूट ही जाती हूँ, बस अपने एहसास छुपा मुस्कुराती हूँ। आओ लिपट जाओ ओ पेड़ मुझसे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आओ लिपट जाओ ओ पेड़ मुझसे, अब अपने अपने हिस्से का दर्द साझा कर लें। हम अपने हिस्से का दर्द साझा कर लें। लोगों को खुश ही रहने देना, उनसे कुछ भी नहीं जताएंगे, ना हम ना तुम। ये बहुत संवेदनशील और कविता है और मुझे बहुत इसने टच किया। आपने लिखा है कि हम औरतें भी तो ट्रांसप्लांट होती हैं। आपने तबादले की बात की कि तबादले के बाद पूरा हमको अपना बोरिया बिस्तर उखाड़ना पड़ता है और फिर नई जगह फिर नए घर तलाशने होते हैं, फिर वहाँ पे बसाना होता है। लेकिन मान लीजिए ट्रांसफर ना भी हो तो इसका अलग पहलू है कि बस औरत होना ही ट्रांसप्लांट होना नहीं होता। वो हर औरत जिसकी शादी होती है वो एक पेड़ से जुदा होकर दूसरे पेड़ में रोप दी जाती है और उसका पूरा जीवन उस दूसरे वृक्ष के साथ जीवन कैसा गुजरेगा उस पर डिपेंड हो जाता है। क्या कहती हैं आप इस पर? ऐसा होता है ना? देखिए, ये कविता में बहुत सारी परतें थी। आपने उस परत को उतार कर उस परत तक आप पहुंच गई हैं जिसके बारे में मैंने एक्चुअली लिखना चाहा है इस कविता में। जी हाँ, ये बहुत मुश्किल होता है और ये खुद पे तो डिपेंड ही नहीं करता। ये डिपेंड करता है सामने वाले पे और आपकी शायद किस्मत पे
कि बिल्कुल। वो अगली मिट्टी कैसी है, उसमें आप पनपेंगे या कई ट्रांसप्लांट किए हुए जो प्लांट होते हैं वो मर भी जाते हैं, मर या भी जाते हैं। मर जाते हैं, सूखे सूखे जीते हैं, बहुत कुछ होता है। तो ये तो डिपेंड करता ही है। और एक्चुअली मैं जब एक पोस्टिंग में थी तो कई प्लांट्स को ट्रांसप्लांट किया जाता था, उनकी रोज पोजीशन ली जाती थी। और यानी कविताएं कैसे ओवर अ टाइम जन्म लेती हैं, तो ये उस पोस्टिंग में मेरे 2 साल तक चलता रहा, जिसमें ये पोजीशन ली जाती थी कि कितने प्लांटों का ट्रांसप्लांट हो गया है। तो बहुत अच्छी बात थी कि प्लांट को मरने नहीं दिया गया, दूसरी जगह लगा दिया गया। पर मेरे दिमाग में हरदम वो औरत आती कि इतनी औरतों को एक जगह से निकाल के जगह लगा दिया गया। और फिर उससे अगली पोस्टिंग में मेरे कॉलोनी में ही एक ट्रांसप्लांटेड पेड़ था। तो पहले तो ऐसा लग रहा था पूरा सूख गया है, परंतु जब बारिश आई और उसमें जो छोटे छोटे पौधे आए, तो उस दिन मैं कोपले। सुबह, हाँ, कोपले आई। तो मैं सुबह 5 बजे एक्चुअली वहां से वॉक कर रही थी, तो मैंने वाकई जाके उसको गले लगाया कि चल तू मुस्कुरा दिया। और फिर जब वहां से ट्रांसफर हुआ तब मैंने ये कविता लिखी थी। तो ये कविता पलों की नहीं है, ये कविता 4.5 साल की कहानी है। बहुत अच्छी कविता है, और तभी मुझे इसने खींचा अपनी तरफ। और प्रकृति तो कितनी संवेदनशील होती है। हम इतने नहीं हैं कि हम उसकी बात समझ पाए। जैसे जैसे हमारी संवेदनशीलता बढ़ती है, हम प्रकृति को समझने लगते हैं, उसकी बात करने लगते हैं, उसके वेग को समझते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं। और एक कवि मन है आपका, तो आप तो समझेंगी ही पेड़ की भाषा, पेड़ के भाव और पेड़ का जीवन। तो आपको शायद याद ना हो कि हम अपनी समय सीमा समाप्त कर चुके हैं, ध्यान ना गया हो। और चलते-चलते हमारा आखिरी सवाल कि ये परिंदा इतना मस्त कैसे रहता है जीवन के हर उतार-चढ़ाव में? देखिए, मैं एक किसी की रील देखी थी कल परसों। तो मुझे अचानक आपके इस प्रश्न ने उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया। तो उसमें एक लेडी थी जो कि पॉलिटिकल प्रिजनर बना दी गई थी एक देश से दूसरे देश में, और उनको कोई सुख सुविधा नहीं थी, जबकि गुंडे, प्रोस्टिट्यूट, सबको सुविधाएं थी, मर्डरर्स। पर वो चूंकि पॉलिटिकल प्रिजनर थे तो उनको कुछ नहीं मिलता था। फिर पर उनको खुशी तो, वो चूंकि लेखिका भी थी तो उनको खुशी मिलती थी सिर्फ लिखने से, और उनको पेपर पेन नहीं दिया जाता था। सब चीज दी जाती थी, पेपर पेन नहीं दिया जाता था। तो चूंकि ये बड़ी प्रेममय थी तो इनकी औरों से दोस्ती हो गई। तो उन्होंने एक ऐसी लेडी से कहा कि मुझे एक पेन और पेंसिल चाहिए, पेपर और पेंसिल चाहिए। तो उसको और कोई पेपर तो नहीं मिला, उसने टॉयलेट पेपर ला दिया और आईब्रो पेंसिल ला दी। तो उससे पूरी मेमोयर लिखी अपनी उस प्रिजन में। तो वो कह रही थी कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने साल जेल में बिताने के बाद, 3 डाइवोर्स के बाद भी मैं खुश कैसे हूँ। तो खुशी तो ये है कि मेरे अंतर्मन में है, इसलिए मैं खुश हूँ। तो अगर आपके अंतर्मन में खुशी आप बसा पाए, और ये एक प्रोसेस है जो शायद कुछ लोगों में अपने आप होती है, कुछ लोग इसको करते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो अपने अंदर इतनी खुशी डाल लीजिए कि माहौल से, आसपास के लोगों से, किसी से आपको कोई फर्क ना पड़े अगर आपका वातावरण पॉजिटिव ना हो। तो पॉजिटिविटी अंदर से निकाल लें और मुस्कुराते रहें। मतलब आत्म साक्षात्कार कर लें, खुद से कनेक्टेड रहें और खुद की ऊर्जा से खुश रहें। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात आपने कही, और हमको जो सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे वो बहुत इंस्पायर होंगे आपकी बातों से। जैसे कि आप पॉजिटिविटी से खुद भरी हुई हैं, तो वही आप रेडिएट करती हैं, दूसरों को भी पॉजिटिविटी देती हैं, मुस्कुराना सिखाती हैं, लिखने को प्रेरित करती हैं, और
हर स्ट्रगल में अपने को मजबूत बनाने की आप सीख देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम। और इसी विश्वास के साथ कि बहुत जल्दी हम फिर मिलेंगे आपकी अगली किताब की समीक्षा के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए, और किसी और प्रोग्राम में भी यही इसी जगह किसी और दिन। इसके साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और नीलम का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज अपना समय दिया इस किताब पर चर्चा करने के लिए और अपनी कविताएं सुनाने के लिए। शुभ आपका रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद रेनू कि आपने बहुत गहन प्रश्न पूछे, और हमारे साथ जो लोग जुड़े थे, गायत्री जोशी, सुरेखा साहू और आशा सिंह और रूपा राव और प्रेम नारायण साहे और बहुत सारे लोग, उन सबको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप लोगों से बात करते हुए, अपर्णा दी, अनूप जलान, आप लोग सबके जुड़ने से मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि मेरा लिखना कुछ सफल हो गया। इसी के साथ हम विदा लेंगे और सभी दर्शकों का धन्यवाद मेरा भी, जो अभी सुने हैं और बाद में सुनेंगे। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, इस मस्त परिंदे की तरह से। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर। गुड नाइट।